Hello and welcome to the video of Kirchhoff's rules. Dear friends, अब तक आप लोगों ने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स देखे होंगे. एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी आप कोई भी देखते हो, एनालाइज करते हो, तो उनमें ओनली रजिस्टर्स नहीं रहते, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ लिखा है इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स components like resistors, inductors, capacitors and batteries are connected with each other in a complicated way. Such circuits cannot be considered as simple series or parallel connections. Generally, such complicated circuits are known as network. तो नेटवर्क वो होता है जिसमें बैटरी और बाकी के सारे सर्किट कंपोनेंट्स कॉम्प्लिकेटेड वे में कनेक्टेड होते हैं. और उसी को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ सफिशिएंट नहीं है. ओम्स लॉ इज नॉट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज अ नेटवर्क. ऐसे नेटवर्क की स्टडी करने के लिए ओम्स लॉ अकेला काफी नहीं है. देयर आर सेवरल अदर रूल्स दैट आर एनालाइज्ड, दैट आर अप्लाइड टू एनालाइज द नेटवर्क एंड किरचॉफ्स रूल्स आर अमंग देम. एक्चुअली कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं होता जिसमें किरचॉफ्स लॉ लगा करके उसको सॉल्व नहीं किया जाता. थोड़ी देर में आप पढ़ोगे कि जो किरचॉफ्स रूल्स हैं वो एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कंजर्वेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को रिवील करते हैं. किरचॉफ्स लॉज समझने के लिए हमें दो डेफिनेशन समझनी जरूरी है. वन इज junction or a branch point and other is called loop. Dear friends, यहाँ पर फिगर 3.14 में एक नेटवर्क दिखाया गया है जो कि 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की दो बैटरी और फिर 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम रेजिस्टर्स को यूज करके उसका कनेक्शन कैसा है वैसा यहाँ पर दिखाया है और बनाया गया है. अब इसमें ध्यान से देखो, पॉइंट C, D, F और E से पॉइंट B और A थोड़े अलग हैं. कैसे अलग हैं? तो D पर देखो दो ही ब्रांचेस हैं, वैसे ही E, F और D पर है, बट B और A से देखोगे तो ये 1, 2 और 3 ब्रांचेस हैं. यहाँ पर भी 1, 2 और 3. तो ऐसा आप देखो, यदि सीधा स्ट्रेट वे है तो उसके कोई पॉइंट को जंक्शन पॉइंट नहीं कहा जा सकता. बट यदि स्ट्रेट वे से कोई तीसरा रास्ता भी मिलता है, ये एक हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो ऐसा जो पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन और ब्रांच पॉइंट. तो यहाँ पे लिखा है द पॉइंट इन द नेटवर्क एट विच मोर देन 2 कंडक्टर्स, मिनिमम 3 होने चाहिए. ये रहा 1, 2 और ये 3. यहाँ पर 1, 2 और ये 3. तो मिनिमम 3 होने चाहिए. 3 से ज्यादा हो सकते हैं. वैसे कंडक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको जंक्शन या तो ब्रांच पॉइंट कहते हैं. तो ये फिगर में A और B जंक्शंस है. लूप, a closed circuit formed by conductors is known as a loop. जैसे ये कंडक्टर ये सारे कंडक्टर मिला करके ये जो पार्ट बनता है वो एक लूप है, और यहाँ पर ये भी एक लूप है. इसलिए तीसरी भी, थर्ड लूप इज ऑल्सो देयर एंड दैट इज दिस वन. और लिखा है देखो, as shown in the figure 3.14, C, D, A, B, C. C से चालू करो, C, D, A, B, C is a loop. वैसे B, A, F, E, B is a loop. वैसे E, B, C, D, A, F, E is a loop. लूप में ये क्लोज लूप होती है तो उसका शुरुआत का लेटर और अंत का लेटर सेम होता है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किरचॉफ्स रूल्स क्या है.
इसके नाम दिए गए हैं। किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं, उसको कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या उसका दूसरा नाम जो है वो है जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ, और आगे जो दूसरा आने वाला है वो है लूप रूल या सेकंड रूल। तो पहले हम लोग ये देखते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में किसी भी सर्किट से एक जंक्शन पॉइंट उठाया गया है, जैसे कि यहाँ पर O। इस जंक्शन पर 5 कंडक्टर्स कनेक्टेड है, मिले हुए हैं, और उनमें करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो नोट कर दी गई है, जैसे कि I1 is moving towards the junction, I2 away from junction, I3 towards the junction, I4 away from the junction and I5 away from the junction। ऐसी चीज ली गई है। तो ये जो है उसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं। ये लोग कह रहे हैं देखो कि कंसीडर जंक्शन O of the network as shown in the figure. The currents meeting at the junction point O are represented as I1 through I5. The directions are also represented. अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि किसी given time में Q1, Q2 से लेकर के Q5 with the electric charges flowing through the cross-sectional areas of the respective conductor in time interval t, which constitutes actually I1, I2 through I5 current। अब कैसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के? तो मुझे पता है कि I1 is Q1 by T, वैसे I2 is Q2 by T, और फिर till I5 is Q5 by T। तो देखो Q क्या हो जाएगा? Q is I1T, Q2 क्या हो जाएगा? Q2 is I2T, वैसे ही Q5 क्या हो जाएगा? Q5 is I5T। Now it is evident from the figure, ये वाली फिगर जो है वो आप देखो, ये पांचों करंट्स जो हैं वो स्टेडी करंट्स हैं, और ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है वहां पर ये पांचों करंट्स मिक्स होते हैं। आने वाले करंट्स I1, I3 और I5 और I4 है, और जाने वाले करंट्स I2 एंड I5 है। जंक्शन जो है उस पर स्टेडी करंट्स मीट कर रहे हैं, यानी जंक्शन पर कोई नेट चार्ज तो एक्यूमुलेट होने वाला है नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया आने वाले चार्जेस कौन से हैं, तो आने वाले करंट की वजह से जो जो चार्जेस है वो I1 का होगा और I3 का होगा, और जाने वाले कौन कौन से होंगे? I2, I4 एंड I5। इसका मतलब ये हो गया कि जो आने वाला टोटल चार्ज है T टाइम में वो है Q1 प्लस Q3, और जाने वाले जो है वो है Q2, Q4 एंड Q5 का कॉम्बिनेशन। आई मीन सम ऑफ दैट। अब उनको रिप्रेजेंट करो। Q1 क्या है? आगे आप लोगों ने लिखा है I1T। Q3 क्या है? I3T। Q2 I2T, Q4 I4T एंड Q5 I5T। ये हो गया। अब T को कैंसल आउट कर लो, और इसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल्स है उसको एक तरफ ले लो एंड इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको मिलेगा I1 प्लस I3 प्लस ऑफ माइनस I2 प्लस ऑफ माइनस I4 प्लस ऑफ माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल नोटेशन यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल लिखने का। यानी ये रूल आपको अप्लाई करने के लिए क्या देखना होगा, तो जंक्शन पर करंट आ रहा है या जा रहा है। यदि आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करंट लेना है, और जा रहा है जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसको नेगेटिव करंट लिखना है।
और इसको हम लोग कहते हैं कि algebraic sum of all electric currents meeting at the junction is 0. Once again, the algebraic sum of all the electric currents meeting at the junction point is 0, and this statement is known as Kirchhoff's first rule. Once again, I remind you, at any junction point in a complicated network, you can write sigma I equals 0. और ये अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी करंट्स आप एल्जेब्रिक सम लिख रहे हो दैट इज इक्वल टू 0 लिखना ही निकला है, और फिर दो साइन यूज करनी है, प्लस एंड माइनस। प्लस किसके लिए? तो इनकमिंग करंट के लिए, आउटगोइंग जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट है उसके लिए नेगेटिव लिखना है। इसको आप सिंपल तरीके से भी लॉजिकली अटैच कर सकते हो। जो पैसे आपके पास आते हैं वो प्लस है, खर्चे का है वो माइनस है। यहाँ बचत तो होनी ही नहीं है, क्योंकि जंक्शन एक ऐसी चीज है जहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज नॉट अलाउड। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज एट जंक्शन, देयर कैन नॉट बी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। तो सीधी से बात है, जितना आता है उतना खर्चा। तो ये हो गया हमारा जंक्शन रूल। याद रहे, जंक्शन रूल को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। वो है प्लस इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट। अब इसके बाद आता है किरचॉफ्स सेकंड रूल। डियर फ्रेंड्स, किरचॉफ्स सेकंड रूल देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये सुना देता हूँ जो मैंने अपने ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया है। कि मान लो आप लोगों के पास कोई एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक ही रेजिस्टर कनेक्टेड है, एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो बैटरी के कॉन्सेप्ट से आपको ये पता चलेगा कि 1 कूलम चार्ज पर बैटरी का केमिकल जो है वो एप्सिलॉन ईएमएफ जितनी एनर्जी ऐड करता है, और वही 1 कूलम चार्ज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक आए, उतने में आईआर जितनी एनर्जी तो उन्हीं में खत्म हो जाती है, खलास हो जाती है। तो बाहर कितनी बचती है? एप्सिलॉन माइनस आईआर, जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। उतनी 1 कूलम चार्ज के पास एनर्जी बचती है, और V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आईआर वाला पार्ट हमने देखा था। और वही एनर्जी जो है वो 1 कूलम चार्ज जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट करवा सकता है, कोई भी फॉर्म हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्जन हो या मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन हो, हीट में हो, साउंड में हो, किसी में भी उसका कन्वर्जन हो, बट उसके पास उतनी एनर्जी अवेलेबल रहेगी। आइडियली स्पीकिंग, मतलब आइडियल बैटरी किसको कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए, यानी नेटवर्क एनालाइज करने के लिए, तो वो बैटरी होती है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। तो उस केस में V और एप्सिलॉन सेम हो जाता है। यानी एक सिंपल वे से मैं सोच सकता हूँ, यदि आपके पास एक बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड, मान लो यहाँ पर बैटरी उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड at one end of the resistance and another end of the resistance is connected to the negative end of the battery. अब मैं नेगेटिव एंड से 1 कूलम चार्ज को प्रिज्यूम करना चालू करता हूँ, इमेजिन करना चालू करता हूँ। 1 कूलम चार्ज यदि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है, तो बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास आ जाती है, और फिर वो चार्ज जब रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है, तो मान लो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एनर्जी बाहर निकल जाती है, और फिर without any energy, I mean with no energy, the 1 coulomb charge is again at the negative terminal of the battery, and the cycle continues, और ये करंट फ्लो करते रहता है। तो अब देखना आप लोग, यदि मैं if I am coming across a circuit component in which battery is there, and if I am traversing a path such a way that I meet first the negative terminal of the battery and then through the positive terminal of the battery I come out.
1 कूलम चार्ज जो है उसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज में ये इतनी एनर्जी ऐड करेगी, कितनी? इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यानी इसमें मुझे इजाफा हुआ है तो मुझे उस एनर्जी के लिए टर्म पॉजिटिव लेनी होगी। अब वही यदि 1 कूलम चार्ज रेजिस्टेंस में से पास आउट हो जाता है और उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का ईएमएफ था विच इज इक्वल टू IR, विच इज ऑल्सो इक्वल टू IR जितनी एनर्जी उसमें से निकल जाती है। और अगेन द लूप कंटिन्यूअस। तो ये हुआ ना मेरा कि जब मैं किसी एक क्लोज लूप को ट्रैवर्स करता हूं जिसमें कि वेरी वेरी सिंपल सर्किट है कि एक ही रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट किया गया है लाइक यू नो ऐसे, और उसका V वोल्ट है, ये V वोल्ट है और I करंट फ्लो करता है और R उसका यदि रेजिस्टेंस है, तो डियर फ्रेंड्स इसको हमें ऐसा देखना होगा। मान लो मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ तो इसमें मुझे ये समझना होगा कि यहाँ से यहाँ गया तो V अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एडेड टू 1 कूलम चार्ज, एंड देन यहाँ से यहाँ गया तो IR अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, और वही चीज ये जो मैं टॉपिक देख रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ उसमें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। शुरू करते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल। जैसा यहाँ पर कोई एक नेटवर्क का पार्ट लिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ टोटल नेटवर्क, तो ये एक क्लोज लूप ली है, उसको मैं कह सकता हूँ क्लोज लूप A B C D E A। Using the law of conservation of energy, that is energy cannot be created nor be destroyed. The concept of electric potential, any closed circuit can be analyzed. Kirchhoff's second rule is the essence of above mentioned concept. Once again I remind you, पहला वाला लूप रूल जो हमने लिया था उसमें हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कौन सा यूज किया था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी Kirchhoff's two rules are nothing but replica of basic conservational principles of physics. यहाँ ये जो है वो बाकी आपका ये जो पूरी सर्किट है उसको डिस्क्राइब किया। Here resistance R1, R2 sequence में लिया है, R1, R2, R3, R4 and R5, and batteries of EMFs E1 and E2 लिया गया है, वो लिखा होगा। If the internal resistances of the battery is ignored, यानी बैटरी को आइडियल स्टेट में लिया गया है, the rise in electric potential while going from negative to positive terminal of a cell is equivalent to the EMF of the battery। यानी वो वाले केस में कैपिटल E1 हो जाएगा और वो वाले केस में कैपिटल E2 हो जाएगा। The potential difference across the ends of the resistor is equal to the product of the resistance and the current flowing through it, जिसको हम लोग IR बोलते हैं, I and R का प्रोडक्ट। Now आप लोग देखो, the electric potential at any point in a steady circuit does not change with time। यानी ये E पॉइंट का, D पॉइंट का और जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं उसका पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा। That is, if VA is the electric potential at point A, and if we measure the changes in electric potential while moving in anti-clockwise or clockwise, कोई भी direction ले लो in a closed circuit and come back to the same point A, the potential VA should remain unchanged. This is called the single valuedness of the electric potential. In fact, the single valuedness of electric potential is a consequence of law of conservation of energy.
एक्चुअली यदि मैकेनिक्स में किसी को परपेचुअल मशीन पता हो तो परपेचुअल मशीन रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन. आई मीन परपेचुअल मशीन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वैसे ही स्टडी फ्लो वाली सर्किट में सिंगल वैल्यूडनेस ऑफ पोटेंशियल is implication, replica of law of conservation of energy. आगे बढ़ते हैं. The electric potential drops by an amount I1 R1 when we move in a clockwise direction from A through resistance R1. थोड़ा मुझे ये स्क्रॉल अप करते रहना पड़ेगा. हम लोग जो लूप ट्रैवर्स कर रहे हैं उसमें आप लोग देखना ए बी सी डी ई ए, यानी ऐसे क्लॉकवाइज लूप को ट्रैवर्स कर रहे हैं. तो ए से बी जाते हैं तो हमारे पास दो चीज, आई मीन वी कम अक्रॉस टू सर्किट कंपोनेंट्स, दैट इज रेजिस्टर R1 एंड बैटरी ऑफ EMF E1. तो ये करंट ऐसा जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें एनर्जी डिसिपेट होगी और वो I1 R1 के बराबर की होगी. तो यही यहाँ पर लिखा होगा. फिर से मैं ले लेता हूं क्योंकि मुझे ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा. If VA is the electric potential at point A, oh I'm sorry, single valuedness, this paragraph we have already covered. The electric potential drops by amount I1 R1. कहाँ से? A से B जाते हैं तो when we move in clockwise direction from A through resistance R1. Here the direction of current is arbitrarily taken from A to B. That is, current flows through resistance R1 from a point of higher potential to the point at lower potential. Hence there will be a drop in the potential equal to I1 R1. यदि इसको algebraic sum में लेना है तो इसकी साइन आएगी minus I1 R1. As we move from A to B, अब देखो A to B से हम लोग जा रहे हैं तो एक बैटरी भी तो आनी है, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट आ रहा है. आप लोगों को पता है कि 1 कूलम चार्ज यदि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा तो बैटरी का जो केमिकल है उसमें वो केमिकल 1 कूलम चार्ज को उसके EMF जितनी एनर्जी आइडियल केस में देगा. तो वही लिखा होगा यहाँ पर. There is rise in the potential epsilon 1 while going from negative terminal to the positive terminal of a battery. The potential rises by I2 R2 when we go from B to C through resistance R1. ये इसलिए कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी. करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा. तो यहाँ से यहाँ जब जाते हो तो I2 R2 आपको लेना कैसा है? पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज हायर पोटेंशियल, द पोटेंशियल इंक्रीजेस. तो इस केस में I2 R2 की साइन आएगी पॉजिटिव. वही देख करके अब ये पूरा आप लोग गो थ्रू कर सकते हो और मैं सीधा आ जाता हूँ सिंगल वैल्यूडनेस ऑफ पोटेंशियल. ए पॉइंट से मैंने शुरू किया था डियर फ्रेंड्स, VA. ये दोनों तो मैंने समझाया कि I1 R1 नेगेटिव आएगा, एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव आएगा. वैसे आप हर कोई को देख लो तो ये साइन के हिसाब से आएगा. एंड अगेन यू कम एट पॉइंट A, दैट इज ये सम ऑफ ऑल दिस V's and IR's is equal to VA. VA कैंसिल हो गया. तो फाइनली मेरे पास जो स्टेटमेंट आया वो है माइनस I1 R1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस I2 R2 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5 इक्वल्स 0.
Thus, the algebraic sum of all the changes in potential around any closed loop must be zero. कितनी भी ऐसे potential drops है उसको sum up करते जाओ, यदि closed loop होने होते हैं तो वो zero होता है. अब अलग अलग बुक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं. मैं प्रेफर करता हूँ ये ऐसे नहीं, बट सम ऑफ IR प्लस सम ऑफ एप्सिलॉन is equal to 0. This is the way I prefer. अलग अलग बुक आप रेफर करोगे तो चीज़ें तो सेम ही होगी, बट आपको वो अलग अलग तरीके से दिखाई देगा. एंड में कंक्लूड कर लेते हैं. दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट फॉर एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ the products of resistance and respective currents flowing through them is equal to algebraic sum of EMFs applied across the loop. ये statement का mathematical statement का ये word statement है, तो आप लोगों को theory exam में कैसे लिखना है वो पता चल जाएगा. अब finally sign conventions use करते वक्त क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसको कैसे express करना है वो मैं बोर्ड लेकर के आपको समझा देता हूँ. आई पुट बोर्ड हियर. डियर फ्रेंड्स, मान लो मेरे पास कोई ये सिंपल सी सर्किट है. ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है. अगेन यहाँ पर से कोई एक पार्ट भले जा रहा हूँ. ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी है. इसका एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है. ये R1 है, ये R2 है. और यहाँ से एक लूप है. ये करंट R2 जा रहा है, ये करंट I1 जा रहा है. और ये जो पॉइंट है वो A, B, C, D है. और मुझे लूप ट्रैवर्स करनी है A से B से C से D से A को. ये लूप ट्रैवर्स करनी है. तो मैं कैसे किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करता हूँ आप ध्यान से देखना. A से B जाता हूँ तो I2 R2 प्रोडक्ट आता है, I2 R2. और जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस. अब B से C पर आ रहा हूँ तो मुझे एप्सिलॉन 1 दिखाई दे रहा है. तो एप्सिलॉन 1 के लिए माइनस एप्सिलॉन 1. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर नहीं जा रहा हूँ, बट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा हूँ. C से D में दो चीज़ें आनी है, एक एप्सिलॉन है और दूसरा IR है. अब एप्सिलॉन के लिए आप लोग देखना, मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा हूँ तो वो हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन 2 और ये वापस माइनस I1 R1 इक्वल टू 0. तो किरचॉफ्स लॉ में साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है ये ध्यान में रखना है. ये जैसे कोई जंक्शन है I1 I2 I3 I4, यानी जंक्शन रूल में आप लोगों को लॉ अप्लाई करने के लिए इनकमिंग करंट is to be taken as positive and outgoing current नेगेटिव लेना है. और याद रहे सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0 एक्सप्रेस करना है. अब दूसरा लूप रूल लगाने के लिए मेरे पास पहले तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसको मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स. इस डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स में यानी मैं ऐसे ही रेफर करने वाला हूं. आप उल्टे ऐसे आ सकते हैं तो ये डायरेक्शन को उल्टी सपोज करके चलिए. अब इसमें आपका R ऐसा है और करंट आपकी डायरेक्शन में है
तो IR आएगा आपका नेगेटिव, ये एक ध्यान में रखिएगा। दूसरा इससे उल्टा, यानी आप लूप को ट्रैवर्स ऐसे ही कर रहे हो और करंट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आता है, देन दैट हैज टू बी प्लस IR। तीसरा, आप ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हो और नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, तो वो होता है प्लस एप्सिलॉन। अगेन आप ऐसे ही जा रहे हो और जाते जाते रास्ते में पहला पॉजिटिव टर्मिनल आता है और फिर बाद में नेगेटिव टर्मिनल आता है, तो वो होता है माइनस एप्सिलॉन। यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर लूप थ्रू। अब ये लॉ को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे, तो सिग्मा एप्सिलॉन प्लस सिग्मा IR इक्वल्स 0। ये आपको लूप रूल अप्लाई करने के लिए ध्यान में रखना है। आगे के वीडियो में मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा जिसमें आप लोगों को जंक्शन रूल और लूप रूल लगाना पड़े। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। बंद कर